हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित गुप्ता, योर केमिस्ट्री मेंटर। हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज के लेक्चर में हम कवर अप करने वाले हैं मेटलर्जी वाले सेक्शन को। कौन से वाले? मेटलर्जी वाले सेक्शन को आज हम कवर अप करने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी हम आज डिस्कस करेंगे, जैसे कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है। और जब ये टॉपिक्स हम कवर अप कर लेंगे, आफ्टर दिस हम एक छोटे से सब पार्ट्स को हम कवर अप करेंगे, जिसका नाम है कोरोजन। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कोरोजन को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है। मगर मेटलर्जी को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि जो मिनरल्स हैं वो क्या होते हैं, ओर्स की डेफिनेशन क्या होती है, मिनरल्स में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंटेड होती है उनको हम क्या कहते हैं। तो काफी डिटेल में लेक्चर होने वाला है और हर एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेटलर्जी वाले सेक्शन की। देखिए यहां पर आप ध्यान से देखिए, अकरेंस ऑफ मेटल, यानी मेटल को आप कैसे अकर करते हो, कैसे आप ऑब्टेन्ड करते हो, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए कोई भी जो मेटल होता है वो हमेशा 2 स्टेट्स में आपको मिलता है। फर्स्ट स्टेट जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्री स्टेट कहते हैं, या इसको हम नेटिव स्टेट कहते हैं। अब फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट में मिलने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमें नेटिव स्टेट में या फिर फ्री स्टेट में मिलते हैं। इसके अलावा जो मेटल्स की दूसरी स्टेट होती है कि भाई हम कैसे और मेटल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, तो हमें मेटल्स कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। कैसे? कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। अब कंबाइंड स्टेट में किस किस तरीके से हमें मेटल मिलते हैं उसको भी हम ध्यान से देख लें। या तो हमें मेटल्स ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगे, या फिर हमें किस फॉर्म में, कार्बोनेट्स फॉर्म में मिलेंगे, या फिर मेटल्स के हमें क्या मिलेंगे, सल्फाइड्स मिलेंगे, या फिर हमें क्या मिल जाएंगे, नाइट्रेट्स की फॉर्म में मेटल्स मिल जाएंगे। तो अगर कंबाइंड स्टेट की बात आ रही है तो मेटल आपको इन स्टेट्स में मिल सकता है, या इन फॉर्म्स में आपको मिल सकता है, या तो ऑक्साइड्स के फॉर्म में, या कार्बोनेट्स के फॉर्म में, या नाइट्रेट्स के फॉर्म में, या सल्फाइड्स के फॉर्म में आपको यहां पर मेटल मिल सकता है। आगे देखिए कि अगर हम बात करते हैं कि भाई मिनरल्स क्या होते हैं, तो ध्यान से देखिए, द नेचुरली occurring compound of metals along with other impurities are called minerals। यानी मिनरल्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर मेटल प्रेजेंटेड होता है, और इसके साथ साथ मेटल के साथ साथ इंप्योरिटीज भी क्या होती है, प्रेजेंटेड होती है। आइए अब बात करते हैं कि भाई जो मिनरल्स हैं, मिनरल से क्या होगा, द नेचुरली occurring compounds of metal along with impurities is known as minerals। इसको हम मिनरल्स कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि एक माइन ए है जिसके अंदर 50% आपको मिनरल्स मिलते हैं, किस डेप्थ पर, 700 फीट डेप्थ पर आपको 50% मिनरल्स आपको मिलते हैं। जैसे जैसे हम डेप्थ को इंक्रीज करते चले जाएंगे, वैसे वैसे मिनरल को ऑब्टेन्ड करने की जो क्वांटिटी है वो भी आपकी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। मान लीजिए सेकंड वाली माइन है और उसमें हमें क्या होता है, 95% हमें मिनरल्स मिलते हैं। तो इसके लिए हमें जो खुदाई है, जो डेप्थ है, वो भी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, यानी कि 1000 फीट तक आपको जाना पड़ेगा। माइन नंबर सी जो है उसमें आपको क्या मिलता है, 80% आपको मिनरल्स मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि 500 फीट पर आपको 80% आपको मिनरल्स मिल जाते हैं। यानी कि हम क्या कहना चाहते हैं, कई ऐसे मिनरल्स होते हैं जो अर्थ सरफेस के थोड़े से नीचे प्रेजेंटेड होते हैं, मगर कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो काफी डेप्थ में आपको मिलते हैं। आप यू कैन नॉट से दैट कि कोई पर्टिकुलर तरह का जो मिनरल है वो आपको वहां पर मिल जाएगा। अगर मिल भी जाएगा तो कितनी क्वांटिटी में मिलेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या वो इकोनॉमिकली हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, इस चीज को भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन मिनरल से ओर की हम बात करते हैं, तो भाई ओर जो होता है वो क्या होता है, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबल एंड कन्वीनियंटली आर कॉल्ड एज ओर्स। यानी जो मिनरल्स है, मिनरल्स के अंदर मेटल्स प्रेजेंटेड होते हैं, मिनरल्स के अंदर इंप्योरिटीज भी प्रेजेंटेड होती है। बट अगर मान लीजिए जिस भी मिनरल्स को हमें ऑब्टेन करना है, मतलब जिस भी मेटल को हमें क्या करना है, ऑब्टेन्ड करना है, अगर उस मेटल की क्वांटिटी और क्वालिटी अगर उस मिनरल में ज्यादा होती है तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, वो हमारे लिए ओर कहलाता है, जो कि इकोनॉमिकली
भी हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा, और उसको ऑब्टेन करना भी क्या हो, इजी हो। अब इसके बाद गैंग्स क्या होती है, जो मिनरल्स के अंदर जो इंप्योरिटीज प्रेजेंटेड होती है उनको हम क्या कहते हैं, गैंग्स कहते हैं। ओर्स कंटेन मेनी टाइप ऑफ इंप्योरिटीज, ये जो ओर्स होते हैं इसके अंदर जो इंप्योरिटीज प्रेजेंटेड होती है जैसे सॉइल, सैंड, रॉकी सब्सटेंस अलोंग विद द मेटल, मेटल के साथ अगर सैंड की बात करें, सॉइल की बात करें या रॉकी सब्सटेंस की बात करें, इन्हीं सबको आप क्या कहते हो, इन्हीं सबको आप गैंग्स कहते हो। दीज इंप्योरिटीज आर कॉल्ड गैंग्स, इन्हीं इंप्योरिटीज को आप क्या कहते हो, गैंग्स कहते हो। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद इन्हीं गैंग्स को जो रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, इन इंप्योरिटीज को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है वो कहां स्टडी करते हैं हम, वो हम मेटलर्जी प्रोसेस में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यानी मेटलर्जी में बेसिकली क्या करते हो आप, द प्रोसेस यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। सबसे पहले मेटलर्जी में आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करोगे और इसके साथ साथ आप उसके अंदर प्रेजेंटेड जो इंप्योरिटीज हैं उन इंप्योरिटीज को भी आप क्या करोगे, रिमूव करोगे, और इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो, मेटलर्जी कहते हो। द प्रोसेस यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स in their pure form from their ore is called metallurgy। यानी ओर से आपको क्या करना है, प्योर मेटल ऑब्टेन करना है, और इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो, मेटलर्जी कहते हो। यानी कि आप क्या कह सकते हो, मेटलर्जी में कौन कौन से प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। मेटलर्जी में सबसे पहले आप क्या करोगे, जितने भी इंप्योरिटीज हैं उनको आप क्या करोगे, रिमूव करोगे। देन इसके बाद क्या करोगे, रिडक्शन प्रोसेस आप अप्लाई करोगे। रिडक्शन प्रोसेस में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के बारे में पता चलेगा कि कितने अमाउंट में ओर प्रेजेंटेड है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, रिफाइनिंग करोगे। रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो इम्प्योर मेटल होता है वो क्या हो जाता है, वो प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपकी नीड भी थी। आइए बात करते हैं ओर्स की। ओर जो है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखिए। ओर जो है वो कई अलग अलग पार्ट्स का होता है, जैसे कंसंट्रेटेड ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, यानी हाईली रिएक्टिव मेटल को आपको क्या करना है, ऑब्टेन करना है। सेकंड देखिए, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल को आपको क्या करना है, ऑब्टेन करना है। और थर्ड पॉइंट में क्या होगा, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है उनको आपको क्या करना है, ऑब्टेन करना है। अब यहां पर ध्यान से आपको समझने वाली बात है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें हमेशा आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे। इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, मॉल्टन ओर मिलेगा। देन उसके बाद आप मॉल्टन क्लोराइड या ऑक्साइड करोगे और उससे आपको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर आप मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स की बात करते हो तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स आपके दो तरीके के होंगे। पहला आपका कार्बोनेट ओर मिलेगा और दूसरा आपको क्या मिलेगा, सल्फाइड ओर मिलेगा। जब आपको कार्बोनेट ओर मिलेगा तो आपको वहां पर कैल्सिनेशन प्रोसेस का आपको क्या करना है, यूज करना है। कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है, कैल्सिनेशन का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आपको रिएक्शन करानी है। जबकि अगर आप इन द एब्सेंस ऑफ एयर या स्मॉल क्वांटिटी में अगर एयर यूज करोगे तो उस प्रोसेस को आप रोस्टिंग कहोगे। तो दोनों ही प्रोसेस से क्या मिलेंगे आपको, दोनों ही प्रोसेस से आपको मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। और इस मेटल ऑक्साइड का जब आप रिडक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन और एल्यूमिनियम तो आपको इम्प्योर मेटल मिलेगा। इस इम्प्योर मेटल की आपको रिफाइनिंग करानी है। देन इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। यानी आफ्टर रिफाइनिंग आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बस लेस रिएक्टिव मेटल्स की। लेस रिएक्टिव मेटल में सल्फाइड के ओर्स आपको मिलते हैं। अगर सल्फाइड के ओर आपको मिलेंगे तो आपको रोस्टिंग कराना है, इम्प्योर मेटल मिलेगा, रिफाइनिंग करो, इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, प्योर ओर मिल जाएगा। आइए बात करते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, यानी कि मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को आप किस किस तरीके से आप ऑब्टेन करते हो। ध्यान से देखिए, यहां पर आपके सामने क्या है, एक रिएक्टिविटी सीरीज आई है। इसको याद करने का तरीका हमने बताया था, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है आगे आओ। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिए, ये जो ब्लू वाला पार्ट है दिस वन, इसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि जिंक, FeSN यानी कि टिन, Pb यानी कि लेड और कॉपर, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स हम कहते हैं। इनकी बात हमें करनी है और इनका प्यूरिफिकेशन हमें यहां पर करना है कि किस तरीके से हम इनको ऑब्टेन करेंगे। आपको बताया कि जो मीडियम रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो दो फॉर्म्स में आपको मिलेंगे, पहला सल्फाइड फॉर्म में, दूसरा कार्बोनेट्स फॉर्म में।
अगर सल्फाइड फॉर्म में और कार्बोनेट फॉर्म में होंगे तो सबसे पहले जब आप इनको लार्ज अमाउंट में हीट प्रोवाइड करोगे तो आपको इनके ऑक्साइड मिल जाएंगे, यानी सल्फाइड से आप किस में कन्वर्ट हो जाओगे, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाओगे। तो सल्फाइड के ऑक्साइड मिल जाएंगे, कार्बोनेट के भी आपको क्या मिल जाएंगे, ऑक्साइड मिल जाएंगे। यहां पर अगर आप रोस्टिंग की बात कर रहे हो तो रोस्टिंग में इन एक्सेस ऑफ एयर, यानी लार्ज अमाउंट में एक्सेस प्रेजेंट में एयर की प्रेजेंस में आप यहां पर रोस्टिंग कराते हो। जबकि रोस्टिंग प्रोसेस देख लीजिए क्या होता है, द सल्फाइड ओर, यानी कि सल्फाइड ओर के ऊपर ही, सल्फाइड ओर के ऊपर ही आप हमेशा क्या कराओगे, रोस्टिंग कराओगे। और कार्बोनेट के ऊपर आप क्या कराओगे, कैल्सिनेशन प्रोसेस को कराओगे। द सल्फाइड ओर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, यानी सल्फाइड ओर आपको मिला, उससे आपने क्या करा, ऑक्साइड, उसको हीट प्रोवाइड करी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, देन वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। कैसे, बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर। और इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो, इसी प्रोसेस को आप रोस्टिंग कहते हो। ठीक है, अब आगे देखिए, इस रोस्टिंग के थ्रू क्या होगा, जैसे एग्जांपल देखो, ZnS यानी जिंक सल्फाइड की रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन के साथ कराते हो तो आपको जिंक ऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ SO2 गैस मिल जाती है। आइए आगे देखते हैं, रिएक्शन को बैलेंस भी आप आसानी से कर सकते हो। यहां पर आप 2 लगाओगे, यहां पर आप 2 लगाओगे, इस तरीके से रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। जबकि अगर आप कार्बोनेट्स की बात करते हो तो कार्बोनेट्स के लिए आपको कैल्सिनेशन प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। कैल्सिनेशन में भी ऑक्सीजन का यूज होता है मगर लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन का यूज होता है। दोबारा समझा रहे हैं, जब हम रोस्टिंग की बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रोस्टिंग, तो आपको रोस्टिंग में सल्फाइड को कन्वर्ट करना है ऑक्साइड में इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। एक्सेस ऑफ एयर, यहां पर वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्सेस ऑफ एयर। जबकि कैल्सिनेशन में भी आपका क्या होगा, एयर तो आएगी मगर लिमिटेड एयर की बात हम करेंगे। जब हम लिमिटेड एयर की बात कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, कार्बोनेट को कन्वर्ट करते हो ऑक्साइड में, और यहां पर रोस्टिंग में आप क्या करते हो, सल्फाइड को कन्वर्ट करते हो आप ऑक्साइड में। ठीक है, आगे देखिए, कैल्सिनेशन को ध्यान से देखिए, कैल्सिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है, द कार्बोनेट ओर को चेंज करोगे आप किसमें, ऑक्साइड में। कैसे, बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग। उससे क्या होगा, लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में, और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, इस प्रोसेस को आप कैल्सिनेशन कहते हो। आइए इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है जिंक कार्बोनेट का, और जिंक कार्बोनेट को अगर आप स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड करोगे लिमिटेड अमाउंट में एयर के प्रेजेंस में, तो ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके अलावा आपका CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। दोनों ही प्रोसेस के थ्रू आप क्या करते हो, मेटल को ऑब्टेन कर सकते हो। कैसे, ऑक्साइड के बाद आप क्या करोगे, रिडक्शन करोगे, रिडक्शन के बाद आपको इम्प्योर मेटल मिलेगा, देन उसके बाद आप रिफाइनिंग करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं रिडक्शन को ध्यान से। रिडक्शन 2 तरीके से पॉसिबल हो सकता है। पहला तो हम क्या करें, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करें, जैसे कि कार्बन का। कार्बन का यूज हम कर सकते हैं किस लिए, रिडक्शन को करने के लिए। और दूसरा तरीका क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनका भी यूज आप रिडक्शन के लिए आसानी से कर सकते हो। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे जिसमें कार्बन आ रहा है तो उसके थ्रू कैसे हम रिडक्शन करेंगे। ध्यान से देखिए, मान लीजिए जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हमने सिर्फ कार्बन के साथ कराई तो हमें जिंक का मेटल मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारी क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। देखिए इस तरीके से जिंक मेटल मिल गया, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड आपको यहां पर फॉर्म हो गई। तो ये तो होता है किससे, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू हमने यहां पर क्या कराया, रिडक्शन कराया। अब यहां पर आगे बात करते हैं हम किसकी, हाईली रिएक्टिव मेटल की, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के साथ कैसे रिएक्शन होगी। अगेन वापस आप रिएक्शन को फोकस कीजिए। अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड है, MnO2 है, इसकी रिएक्शन हमने किसी भी एक हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ कर दी, मान लीजिए एल्यूमिनियम के साथ कर दी, तो मैग्नीज आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और एक ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा जिसका नाम होगा Al2O3। MnO2 इज हीटिंग विथ Al पाउडर टू फॉर्म मैग्नीज। मैग्नीज आपको मिल जाएगा विच इज इन मोल्टन स्टेट, जो कि क्या होता है, मोल्टन स्टेट में होता है। यहां पर वही होगा, आपको मैग्नीज मिलेगा, इसके अलावा आपको क्या मिल जाएगा, Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको यहां पर बनके तैयार हो जाएगा। रिएक्शन को आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन इस तरीके से बैलेंस हो गई। ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए
मान लीजिए Fe2O3 है, आयरन ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन अगर मैंने एल्यूमिनियम के साथ कराई तो क्या होगा, यहां पर आयरन मिल जाएगा, वापस आपको क्या मिल जाएगा, Al2O3 मिल जाएगा। अगेन वापस आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। यहां पर जब आप रिडक्शन करा रहे हो तो आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि कुछ अमाउंट में हीट जो होगी वो यहां से जरूर क्या होगी, लिबरेट होगी। रिएक्शन को बैलेंस आप कर सकते हैं। आइए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, जिसका नाम है थर्माइट रिएक्शन। नाम से पता होना चाहिए कि आप यहां पर क्या कर रहे हो, टेम्परेचर का आप यूज कर रहे हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज थर्माइट रिएक्शन। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इन सम रिएक्शन इज सो लार्ज दैट द मेटल आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। यानी कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें लार्ज अमाउंट में हीट क्या होती है, लिबरेट होती है। जो लार्ज अमाउंट में हीट लिबरेट होती है और एट द सेम टाइम जो मेटल प्रोड्यूस होता है, उस हीट की प्रेजेंस में वो मेटल क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, यानी कि मोल्टन स्टेट में आ जाता है। इस तरह की रिएक्शंस को आप क्या कहते हो, थर्माइट रिएक्शन कहते हो। दोबारा समझा देते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें लार्ज अमाउंट में हीट क्या होती है, लिबरेट होती है या रिलीज होती है। इस लार्ज अमाउंट में हीट की वजह से ही जो मेटल्स होते हैं उसकी स्टेट क्या हो जाती है, चेंज, यानी कि वो मोल्टन स्टेट में आ जाता है। और इसी तरह की रिएक्शन को आप क्या कहते हो, थर्माइट रिएक्शन कहते हो। आइए अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, यानी लो रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन की हम बात करते हैं। हमने देखा कि लो रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो दो स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, या तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे या फिर क्या करेंगे, सम एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। जैसे फ्री स्टेट में जैसे Au हो गया या Pt हो गया। कंबाइंड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो सल्फाइड इसका एग्जांपल हो सकता है या ऑक्साइड इसका एग्जांपल हो सकता है। यहां पर और लिख सकते हो आप Hg और Cu इसके क्या होते हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल होते हैं। तो आइए बात करते हैं कि भाई सबसे पहले हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा, कॉपर सल्फाइड लिया, Cu2S लिया और इसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ करी। जब इसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ करी तो कॉपर मेटल मुझे मिला और इसके अलावा कॉपर ऑक्साइड भी मुझे मिला। तो देखो कॉपर ऑक्साइड मुझे मिल गया और इसके साथ साथ SO2 गैस यहां से क्या हो गई, बाहर निकल गई। रिएक्शन आप बैलेंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे ये हुआ। इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या करा, कॉपर सल्फाइड लिया, कॉपर सल्फाइड की रिएक्शन जब आपने ऑक्सीजन के साथ करी, कॉपर ऑक्साइड बना और इसके साथ SO2 गैस क्या हो गई, यहां से बाहर निकल गई। ठीक है, आइए दूसरा अब इसके बाद क्या होगा, आफ्टर दिस क्या होगा, आपका ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ये जो आपका फॉर्म हुआ है, इसको वापस आपको लेना है और इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, कॉपर सल्फाइड के साथ इसकी रिएक्शन आपको करानी है। जब इसकी रिएक्शन आप कॉपर सल्फाइड के साथ कराओगे तो आपको कॉपर का मेटल मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपको SO2 गैस भी यहां से लिबरेट हो जाएगी। ये SO2 गैस लार्ज अमाउंट में हीट को क्या करती है, रिलीज करती है। रिएक्शन को आप बैलेंस आसानी से कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि भाई मर्क्यूरी का, जिसको हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी को सिनेबार भी कहते हैं, इसका एक्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे। तो अगेन वापस वही चीज, सेम चीज है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मर्क्यूरिक सल्फाइड लेंगे, इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे। जब हम इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड आपको मिलेगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिल गया और इसके अलावा क्या हुआ, SO2 गैस यहां से बाहर निकल गई। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आप यहां से मर्क्यूरिक ऑक्साइड को लोगे और मर्क्यूरिक ऑक्साइड की रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, अगेन वापस आप HgS यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड के साथ आप कराओगे। देखिए हमने HgO लिया, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, ध्यान से देखिए, इसकी रिएक्शन हमें करानी है किसके साथ, HgS के साथ। देखिए HgS के साथ हमने रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिल गया, Hg मिला है और इसके साथ SO2 गैस यहां से बाहर निकल गई है। रिएक्शन को हम आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। जो हमने मेटल को अभी ऑब्टेन किया, अब इसकी रिफाइनिंग कैसे करेंगे, इसका प्यूरिफिकेशन हम कैसे करेंगे। द मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। जो हमने मेटल्स अभी तक ऑब्टेन करे उसका प्यूरिफिकेशन अभी तक हमने नहीं करा
और क्योंकि प्यूरिफिकेशन अभी तक हमने नहीं करा, रिफाइनिंग जरूर करी थी, रिफाइनिंग में भी क्या होता है, रिफाइनिंग करने के बाद भी उन मेटल्स के अंदर स्मॉल अमाउंट में इंप्योरिटीज क्या होती है, प्रेजेंटेड होती है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है या उसको हमें रिफाइनिंग करनी होती है। तो जो हमने अभी मेटल को ऑब्टेन किया है वो अभी प्योर नहीं है, तो दे कंटेन इंप्योरिटीज, उसके अंदर अभी इंप्योरिटीज होती है विच मस्ट बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल। और जब हम उन इंप्योरिटीज को रिमूव कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्योर मेटल मिलता है। The most widely used method for refining impurities metals is electrolytic refining। सबसे अच्छा जो मेथड है और सबसे इजी मेथड है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं, जिसमें हम एक इलेक्ट्रोड को हम जो प्योर मेटल है उसका बनाते हैं और दूसरे वाले इलेक्ट्रोड को हम इम्प्योर मेटल का बनाते हैं। देखिए डायग्राम देख लीजिए और ध्यान से समझिए। यहां पर हमने एक कंटेनर लिया, ये आपका क्या है, प्योर कॉपर है, जो कि क्या है, कैथोड है, प्योर कॉपर कैथोड पे है। यहां पर हमने एक वाटर लिया है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। भाई हमने क्या करा है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इसके अंदर हमने कुछ ड्रॉप हमने एसिड की डाल दिए, जिससे आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एसिडिफाइड हो गया। देन इसके बाद ध्यान से देखिए, यहां पर ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, ये बैटरी है, ये आपका इम्प्योर कॉपर है, ये प्योर कॉपर है, दिस इज इम्प्योर कॉपर, जो कहां पर हमने प्रेजेंटेड कर रखा है, एनोड के ऊपर ये हमने क्या कर रखा है, प्रेजेंट कर रखा है। एनोड पॉजिटिव होता है, इम्प्योर कॉपर हमने एनोड के ऊपर लगा रखा है और प्योर कॉपर हमने कैथोड के ऊपर लगा रखा है। अब क्या होगा, जैसे ही आप बैटरी को चार्ज करेंगे या फिर स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर की जो इंप्योरिटीज है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगी, रिमूव होती चली जाएगी और कंटेनर में क्या हो जाएगी, स्टोर होती चली जाएगी। और जो प्योर कॉपर के आयरन्स हैं वो आपका क्या हो जाएगा, वो इस प्योर कॉपर की तरफ यानी कैथोड की तरफ आना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉपर जो है प्लस आयंस को रिमूव करेगा और सामने कौन है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, कॉपर प्लस को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और समय के साथ साथ क्या होते जाएगी, ये जो कॉपर की रॉड है ये मोटी होती चली जाएगी। अब यहां पर जो आपकी जो इंप्योरिटीज यहां पर प्रेजेंटेड हुई है, इस इंप्योरिटीज को आप क्या कहते हो, इन्हीं इंप्योरिटीज को आप गैंग्स कहते हो। Insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode mud। और इसको क्या कहा जाता है, एनोड मड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, क्योंकि एनोड के नीचे ये प्रेजेंटेड होती है, इसलिए इसको एनोड मड कहा जाता है। मड यानी होती है इंप्योरिटीज, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये कॉपर की तरह हमने किया। इसी तरीके से कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आसानी से आप कर सकते हो। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि होगा कोरोजन। कि भाई कोई भी जो मेटल होता है उस मेटल के ऊपर कोरोजन यानी कि रस्टिंग कैसे क्रिएट होती है। देखिए ये आपके बिल्कुल व्हाइट कलर के वायर है और यहां पर देखिए आपको कोरोजन दिख जाएगा। कोरोजन इज द डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल ड्यू टू रिएक्शन विथ इट्स एनवायरनमेंट। यानी कोई भी मेटल जब एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करता है, कई तरह की गैसेस के साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या होती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। सिल्वर आर्टिकल्स जो होता है, सिल्वर जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या हो जाता है, समय के साथ साथ ब्लैक होना चालू हो जाते हैं, है ना। और ये किस वजह से होते हैं, क्योंकि जो सिल्वर होता है वो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंटेड जो एयर होती है उसके साथ रिएक्ट करता है। तो सिल्वर जब आप न्यू स्पून परचेज करते हो तो वो ऐसी दिखती है और कुछ टाइम के बाद वो ऐसी होनी स्टार्ट हो जाती है। नाउ कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्चर कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कॉपर होता है वो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंटेड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ वो रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। और इस कॉपर कार्बोनेट का जो कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। इसीलिए कॉपर जब मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जो कि एयर में क्या होती है, प्रेजेंटेड होती है, तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो शाइनी ब्राउन सरफेस है वो कमजोर पड़ने लगता है और उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आनी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। देखा है कभी आपने? नहीं, आइए दिखाते हैं। देखिए इस तरह की, ठीक है, इस तरह की ग्रीन कलर की कोटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है कॉपर के ऊपर और इसे हम क्या कहते हैं, इसी को भी हम रस्टिंग कहते हैं। आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। जब आयरन को काफी लंबे टाइम तक एनवायरनमेंट में फ्रीली रख दिया जाता है और जो आयरन होता है वो
गैस एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंटेड जो गैसेस होती है उसके साथ रिएक्ट करता है। इसके साथ साथ उसके अंदर प्रेजेंटेड जो मॉइस्चर है उसके साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या करता है, एक न्यू तरह के सब्सटेंस को फॉर्म करता है। और इस न्यू तरह के सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, इस न्यू तरह के सब्सटेंस को रस्ट बोला जाता है। क्या फॉर्मूला होता है, Fe2O3.XH2O, ये रस्ट का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और ध्यान से देखते हैं। कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट, कौन कौन सी कंडीशन है जिसके ऊपर रस्टिंग होगी। सबसे पहले आपने हर एक टेस्ट ट्यूब में आपने एक एक आयरन नेल को डाल रखा है। इसके अंदर हमने क्या करा, वाटर को फिल कर दिया, यानी सब इसके अंदर, और ऊपर से क्या करा, कॉक को लगा दिया। कॉक को लगाने पर क्या हुआ, इस एम्प्टी स्पेस में क्या होगी, एयर प्रेजेंटेड हो गई। यहां पर आपने क्या करा, इसके अंदर ऑयल डाल दिया, देन इसके बाद आपने कॉक लगा दिया। ठीक है, और इसके अंदर आपने बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर डाला है और ऊपर से आपने कॉक लगा दिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इस एम्प्टी स्पेस में एयर प्रेजेंटेड है। थर्ड वाले केस में देखिए, आपने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यानी जिसमें वाटर का कंटेंट नहीं होता उसको हम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं, यानी CaCl2 कहते हैं। ऊपर से हमने कॉक लगा दिया। ठीक है, ऑब्वियसली बात है यहां पर भी क्या है, ड्राई एयर है। अब क्या हो गया भाई, समय के साथ साथ टाइम घड़ी चलने लगी, और जब घड़ी चलने लगी तो टाइम के साथ साथ क्या हुआ, ये जो नेल थी, देखिए ध्यान से, ये नेल के ऊपर ब्राउन कलर का सब्सटेंस आ गया, यानी कि ये जो नेल है ये क्या हो गई, रस्ट हो गई, यानी इसके ऊपर रस्टिंग क्रिएट हो गई, जबकि ऐसा यहां पर आपको देखने को नहीं मिला। ठीक है, आइए अब ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ड्यू टू जो आपका आयरन है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है, उसने क्या करा, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंटेड जो एयर है और इसके अलावा जो गैसेस है, मॉइस्चर है, उसके साथ रिएक्ट किया और अनवांटेड सब्सटेंस को उसने प्रिपेयर कर लिया। ना क्वेश्चन अराइज ये होता है कि भाई ये जो कोरोजन क्रिएट हुआ है, इस कोरोजन को आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, बचा कैसे सकते हो। तो अभी बचाने के कई तरह के तरीके हैं, जिनमें पहला तरीका होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ थिन कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन और स्टील, यानी ऐसा मेटल जो रिएक्टिव नहीं होता उसको आप रिएक्टिव मेटल के सरफेस के ऊपर कोट कर दो, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, उस प्रोसेस को आप गैल्वेनाइजेशन कहते हो। जैसे कि यहां पर हमने क्या किया, जिंक की कोटिंग हम करेंगे। जिंक की कोटिंग किसके ऊपर करेंगे, आयरन या स्टील के ऊपर अगर हम कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू हम कोरोजन होने से बचा सकते हैं। ठीक है, जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन है, जिंक एट पॉजिटिव एनोड की तरफ होता है। इसके अलावा अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो ध्यान से देखिए क्या है ये, अलॉइंग। अलॉइंग यानी क्या होता है, दूसरा मेथड है अलॉइंग। अलॉइंग में क्या होगा, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals or a metal and a non-metal is called an alloy। यानी दो मेटल्स या एक मेटल एक नॉन मेटल से मिलके बनने वाला जो सब्सटेंस होता है, जो कंपाउंड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अलॉय कहते हैं। और अलॉय में भी प्योर मेटल के कंपैरिजन में जो रस्टिंग होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जो अलॉय है इसको बनाया कैसे जाता है। एन अलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग द मेन मेटल। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपका मेन मेटल होगा, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, मेल्ट करोगे। मेल्ट करने के बाद क्या करोगे, डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट इन इट। उसके बाद उसके अंदर दूसरे जो मेटल है उसको आप डालोगे। इससे क्या होगा, एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में डालना है, इससे दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे और आफ्टर दिस क्या हो जाएगा, आपका एक अलॉय फॉर्म हो जाएगा। अलॉय जो होता है ना वो एज कंपेयर टू प्योर मेटल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है। आइए अलॉइंग की बात करते हैं, जैसे अलॉइंग के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम बात करें तो क्या होगा, पहला व्हेन आयरन इज मिक्स्ड, ठीक है, तो इसके अंदर आयरन जो होता है, तो आयरन के अंदर भी आप क्या करते हो, आप आयरन के अंदर आप कार्बन को मिलाते हो, आप स्टील को मिलाते हो, ताकि उसकी स्ट्रेंथ को आप क्या कर सको, इंक्रीज कर सको, और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है उसको भी आप क्या कर सको, इंक्रीज कर सको, और उसके ऊपर रस्टिंग क्रिएट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रास की अगर मैं बात करूं तो ब्रास इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स, दैट इज कॉपर एंड जिंक। आगे देखिए, ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन का एग्जाम्पल है। स्टेनलेस स्टील की अगर मैं बात करूं तो वो उसके अंदर आयरन,
निकिल और क्रोमियम को मिलाया जाता है, ठीक है, हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। अब इससे मिलाने से क्या होता है, जो स्टेनलेस स्टील है, स्टील जो होती है वो क्या हो जाती है, हार्ड भी हो जाती है और उसके ऊपर रस्टिंग भी क्रिएट नहीं होती है। इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी देन इट इज अलॉय, देन द अलॉय इज नोन एज अमलगम। अगर मान लीजिए दो मेटल को मिला रहे हो और एक मेटल आपका मर्क्यूरी है, तो जो बनने वाला मेटल है उसको हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम अमलगम कहते हैं। जैसे सोडियम अमलगम की अगर हम बात करें, इसका मतलब है Na+Hg, इसको हम सोडियम अमलगम भी हम कहते हैं। आइए बात करते हैं अलॉय की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। पहली प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलॉय की क्या होती है, कम होती है, किसके कंपैरिजन में, प्योर मेटल के कंपैरिजन में। मतलब ब्रोंज एंड ब्रास alloy of copper are non-conductor of electricity, सिंपल है। सेकंड है, प्योर गोल्ड known as 24 कैरेट गोल्ड is very soft, यानी 24 कैरेट गोल्ड से आप कभी भी किसी भी तरह की चीज आप नहीं बना सकते हो। अगर आप बनाते हो तो क्या होगा, वो उसकी जो शेप होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। इट इज देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, और इसीलिए 24 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी बनाना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। कब आप बना पाते हो, जब उसके अंदर आप इंप्यूरिटीज को ऐड करते हो। इट इज अलॉयड विथ आइदर सिल्वर, उसके अंदर या तो सिल्वर आप मिलाएंगे या फिर उसके अंदर आप कॉपर मिलाएंगे, जिससे जो गोल्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। 24 कैरेट गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट। 22 कैरेट गोल्ड का यूज आप ऑर्नामेंट बनाने में करते हो। इट मींस दैट 22 पार्ट तो किसके रहेंगे, प्योर गोल्ड के रहेंगे, और 2 पार्ट जो है वो या तो कॉपर का रहेगा या फिर किसका रहेगा, सिल्वर का रहेगा। सो दिस वाज योर टुडेज लेक्चर डियर स्टूडेंट। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।